Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ghulam Abbas Merchant. By profession, I am Chartered Management Accountant and having 26 plus years professional experience in the field of finance and accounts. Let's start the video. The topic selected by me for today's video is tax on deemed income under Section 7E Finance Act 2022. This is one of the hot topic of this act. ये नया टैक्स है जो कि FBR ने मुतारिफ कराया है। इस सिलसिले में मेरे कुलीग्स, क्लाइंट्स और चेन्नई में के दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया था कि काइंडली बताएं ये क्या है और उसको किस तरह हैंडल करते हैं। चूँकि ये ईयर एंड था और क्लोजिंग थी, लिहाजा मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान और सादा तरीके से सेमिनी समझा सकूँ। इस टॉपिक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, सेक्शन 7E क्या है? नंबर 2, 7E में चंद किस्म की प्रॉपर्टीज को शामिल नहीं किया, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 3, हम किस तरह डीम्ड इनकम कैलकुलेट करेंगे और इस पर कितना टैक्स चार्ज बनेगा? इस टैक्स की हैसियत क्या होगी? आया ये एडजस्टेबल है, रिफंडेबल है या फाइनल टैक्स है? और आखिर में नंबर 4 पर इस सेक्शन में चंद किस्म की डेफिनेशंस हैं। कोशिश करूंगा कि इनको भी आसान तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो फिर शुरू करते हैं कि सेक्शन 7 ही क्या है। सबसे पहले तो ये 7 ही है जो एप्लीकेबल हो रहा है टैक्स ईयर 2022 और ऑनवर्ड से। जनरली हम जब देखते हैं कि जो फाइनेंस एक्ट के प्रोविजंस होते हैं वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर्स के लिए होते हैं, लेकिन 7 वो वाहिद सेक्शन है जिनको इन्होंने टैक्स ईयर 2022 से ही एप्लीकेबल कर दिया है। लिहाजा हर वो पाकिस्तानी रेसिडेंट की जो डेफिनेशन है कि एटलीस्ट 183 डेज वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, तो हर वो शख्स जो 183 दिन पाकिस्तान में है और उसके पास एक से जायद प्रॉपर्टीज यानी कैपिटल एसेट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर फिल वक्त शामिल नहीं किए गए, तो जो एसेट्स कैपिटल एसेट्स उसके पास पाकिस्तान में ही मौजूद है और टैक्स ईयर के लास्ट डे यानी 30 जून को वो ओन करता है, उसकी मिल्कियत है और उनकी फेयर वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट 2.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी यानी 25 मिलियन से जायद है, तो उसका 5% डीम्ड इनकम तस्वुर किया जाएगा। यानी फेयर वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स का 5% डीम्ड इनकम उसको तस्वुर किया जाएगा और उसके ऊपर डिवीजन 8C पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल के तहत 20% टैक्स एप्लीकेबल होगा, टैक्स चार्ज किया जाएगा। जहां तक सवाल होता है कि फेयर वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स क्या है, तो आप एफबीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज की आपको पूरा एक पेज मिलेगा। फिल वक्त एफबीआई ने 42 सिटीज हैं पाकिस्तान की, उनको उन्होंने उनकी वैल्यूएशन दी भी है। यूं तो पाकिस्तान में लगभग 200 शहर सिटीज हैं, लेकिन इस वक्त 42 सिटीज हैं जिनकी वो वैल्यूएशन अवेलेबल है एफबीआई की वेबसाइट पे। जिनकी अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए है या तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू होता है उस एरिया का, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नामजद की गई अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी जब स्टैंप ड्यूटी आप पे करते हो उनकी जो वैल्यूएशन काउंट होती है उसके हिसाब से अगर आपको उन तमाम प्रॉपर्टीज का मजमुआ
या तखमिया जो कहते हैं, अगर एक से ज्यादा जितनी उनका 2.5 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी से ज्यादा है तो आपको उस पे 5% ड्रीम्ड इनकम तस्वुर की जाएगी। उस 5% पे आपको 20% टैक्स आपका डिडक्ट होगा, जो कि आपको एफबीआर में जमा कराना पड़ेगा एनुअल रिटर्न के साथ। क्योंकि ये 30 जून को एप्लीकेबल हो गया था 2022, तो 31 दिसंबर 2022 लास्ट डे था कि ये रिटर्न के साथ इसकी भी एक अलग से IRIS पे एक डिक्लेरेशन में टॉपिक दिया हुआ था कि कंपटीशन ऑफ 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम के हिसाब से, तो उसको वो फिल करना था और रिटर्न के साथ उसको सबमिट करना था। क्योंकि फर्स्ट ईयर था और बहुत से लोगों ने रिटर्न्स वगैरह जमा कर दी थी, तो इसका एक सेपरेट डिक्लेरेशन एफबीआर ने इशू किया था। मे बी आने वाले वक्तों में ये रिटर्न का भी पार्ट हो जाए। ये एनुअल टैक्स है, हर साल आपको देना है। तो इसका जो मेन समरी ये है कि हर वो रेसिडेंट पाकिस्तानी जिसके पास एक से जायद प्रॉपर्टीज है पाकिस्तान के अंदर, और वो 30 जून लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर उसकी मिल्कियत के में है, और उनकी फेयर वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स 2.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी से जायद है, तो वो उसका 5% डीम्ड इनकम तस्वर किया जाएगा, और उस 5% का 20% वो टैक्स अदा करेगा। तो ये है सेक्शन 7E। अब आते हैं पार्ट 2 पे, हु आर एक्सक्लूडेड। सेक्शन 7E में कुछ चंद प्रॉपर्टीज और पर्सन्स को एक्सक्लूड किया गया कि इनके ऊपर ना, जो इनकी प्रॉपर्टीज या वो पर्सन है उन पे ना डीम्ड इनकम चार्ज होगी और ना ही इनको कोई टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो वन बाय वन करके देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या पर्सन है जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया। नंबर 1 है वन कैपिटल एसेट्स ओन्ड बाय अ रेजिडेंट पर्सन। अगर किसी के पास एक ही घर है जिसमें वो रहता है, तो वो क्योंकि वो उसमें रहता है, उसको वो इसका इनकम का जरिया नहीं है, वो उसका घर है, तो इसे उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया कि अगर एक घर है, सिर्फ उसके पास एक ही प्रॉपर्टी एक घर है, तो वो उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं, लिहाजा इस पे कोई टैक्स नहीं होगा। नंबर 2 है सेल्फ ऑन बिजनेस प्रीमिसेस। इसमें एक उन्होंने साथ में ये भी शर्त रखी है कि अगर खुद की ज़ाती दुकान या ऑफिस है जिससे वो अपना ज़ाती कारोबार कर रहा है, लेकिन साथ में शर्त ये कि उसके लिए ज़रूरी है कि उसको पूरे साल के दौरान किसी भी वक्त टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उसमें उसका नाम अपीयर होना ज़रूरी है। ये शर्त उन्होंने साथ में इंक्लूड की है कि अगर आपका अपना ऑफिस है या अपनी दुकान है, तो आप इसमें शामिल नहीं है 7A में, लेकिन साथ में ये शर्त ज़रूर रखिए कि आपका नाम पूरे टैक्स ईयर के दौरान किसी भी वक्त आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शामिल होना चाहिए। नंबर 3 चीज़ है वो है सेल्फ ऑन एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें फार्म हाउस को इन्होंने शामिल नहीं किया। यानी वो तमाम ज़मीनें एग्रीकल्चर ज़मीनें जिसे खेती बाड़ी के लिए जो ज़मीन होती है, काश्तकारी के लिए जो ज़मीन होती है वो ज़मीन, लेकिन वो काश्तकारी या खेती बाड़ी के लिए ही यूज़ हो, तो इस सूरत में हम इसे डीम्ड इनकम में तस्वुर नहीं करेंगे और ये वो कैपिटल एसेट से जो काउंट नहीं होगा अंडर सेक्शन 7E में। इसके बाद पर्सन्स में नाम आते हैं, तो इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हैं। नंबर 1 शोहदा शहीद, पाकिस्तान आर्मी के शहीद और उनके जितने भी शोहदा के जो भी बंदे हैं जो डिपेंडेंट्स हैं, पाक आर्म फोर्स, पाक आर्मी का नाम तो नहीं है, पाक आर्म फोर्स के जितने भी, पाक आर्मी की पाकिस्तान एयरफोर्स भी शामिल है इसमें, पाकिस्तान नेवी भी शामिल है। तो पाकिस्तान आर्म फोर्स के जो भी शोहदा हैं उनके डिपेंडेंट हैं, उनके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं या वो जो भी हैं वो भी एक्सक्लूडेड हैं अंडर सेक्शन 7 ही। इसके अलावा वार वॉन्डेड, जंग के दौरान जो भी पाक आर्म फोर्स के नौजवान ज़ख्मी हुए हैं वो भी इसके अंदर शामिल नहीं है। नंबर 3 पे है जो पर्सन डाइड हुए मरे हैं दौरान सर्विस पाक आर्म फोर्स में,
वो आइदर फेडरल गवर्नमेंट के या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, वो भी अगर इसमें जो इंतकाल हुआ है इनका दौरान सर्विस, तो उनको भी इससे एक्सक्लूड रखा गया है। इसके अलावा इन्होंने एक्स सर्विस पर्सन यानी एक्स रिटायर्ड और दौरान हाजिर सर्विस पाक आर्म फोर्स का स्टाफ और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, एक्स एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉय हैं, इनको जो ओरिजिनल अलॉटी होती है किसी किस्म की कैपिटल एसेट्स की, और वो एसेट जिन अथॉरिटी ने इशूड की है वो उनको ड्यूली सर्टिफाइड करें, तो वो प्रॉपर्टीज़ भी 7E में शामिल नहीं होगी। अगला हम देखते हैं, इसमें है रेंटेड प्रॉपर्टी। वो तमाम प्रॉपर्टी चाहे ऑफिस, घर, गोदाम जो भी हैं, जो रेंट पे दी जाती है और उसके ऊपर जो टैक्स एज पर लॉ होता है, टैक्स चार्ज होता है, वो टैक्स अदा किया गया हो, तो वंस टैक्स अदा गया हो तो उसको भी हम डीम्ड इनकम में शामिल नहीं करेंगे, वो वहीं पे ही अदा हो जाएगा। इसके बाद है कैपिटल एसेट्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन where tax under section 236K has been paid। जब कोई भी कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो अंडर सेक्शन 236K के थे 2% है शायद जो अमाउंट का होता है फेयर वैल्यू का, वो एज अ टैक्स पेड करना होता है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी का टैक्स पे किया अगर जो पहले साल है, वो प्रॉपर्टी जिस साल वो एक्विजिशन खरीदी गई वो डीम्ड इनकम में शामिल नहीं होगी, 7E में नहीं आएगी। लेकिन उसके बाद हर साल उसके ऊपर आपको वो प्रॉपर्टी आपकी डीम्ड इनकम में शामिल होगी और आपको उसको ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा कि कैपिटल एसेट्स ओन बाय प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट्स और रजिस्टर्ड लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह होती है जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए या किसी और मकसद के लिए प्लॉट्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह रखते हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ कैपिटल एसेट्स हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। इसमें एक और है कि अगर इन तमाम चीज़ों के अलावा जिनको मैंने बताया कि एक घर हो या ऑफिस हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, इसके अलावा जो शोधा हैं या जख्मी है फौज के या एक्स या मौजूदा सर्विस जो पर्सन है, उनके अलावा रेंटेड प्रॉपर्टी और ये जो प्रॉपर्टी जो पहले साल खरीदी गई इसके अलावा, और जो ये लोकल गवर्नमेंट्स या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास जो जो प्रॉपर्टी है इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज है, अगर उनकी तखमिया टोटल जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू 2.5 करोड़ रुपीस से कम है, पाक रुपीस से कम है, तो वो भी 7E में शामिल नहीं होगी, इन पे भी कोई टैक्स नहीं है। अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर वो 5% डीम्ड इनकम कहलाएगी और इसके ऊपर 20% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को एक इख्तियार दिया हुआ है कि अगर वो चाहे तो वो किसी भी पर्सन या प्रॉपर्टी को इसमें मजीद इंक्लूड भी कर सकते हैं या एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के सवाब है फिल वक्त, तो ये FBI ने इसे फाइनल किया, वक्त आने पे फेडरल गवर्नमेंट हो सकता है कि जो शहीद वगैरह है उनको एग्जम्पशन ना दे और इसको इंक्लूड एक्सक्लूडिंग से हटा के इंक्लूड कर दें, या फिर जिन चीज़ों को एग्रीकल्चर लैंड वगैरह को जिसको अभी फिल वक्त छूट हासिल है उससे भी इंक्लूड कर सकती है। ये फेडरल गवर्नमेंट की सवाबदीद है, इनको पूरा ये FBI ने हिदायत दे दी है। तो जो 7E में जो पहले मैंने आपको डेफिनेशन की वो किया है, और उसके बाद ये वो तमाम एक्सक्लूजन्स हैं जिनको अंडर सेक्शन 7E कि अगर ये चीज़ें हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ या ये पर्सन है इनको पर कोई डीम्ड इनकम लागू नहीं होगा, इन्हें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं टैक्स ऑन डीम्ड इनकम के तीसरे हिस्से पे, जिसमें हम डीम्ड इनकम कैलकुलेट करेंगे, साथ में टैक्स कैलकुलेट करेंगे और इसका स्टेटस देखेंगे कि टैक्स का स्टेटस क्या है। सबसे पहले आपके सामने ये टेबल देखें, इसमें कैपिटल एसेट्स लिखे हुए हैं।
इसमें एक्सक्लूडिंग्स को हटा के जो बाकी जो बचते हैं उसमें एक ये पर्सन है, रेजिडेंट पर्सन है, उनके पास एक घर है, एक शॉप है और एक अपार्टमेंट है। अगर हम फेयर वैल्यू इन मिलियंस देखें जाए, जो एफबीआर की जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है उससे हमने ली है, तो घर 10 मिलियन, इट मीन्स 1 करोड़ का। शॉप जो है वो शॉप 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख की। और जो अपार्टमेंट है वो 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख का है। जब हम तीनों का एग्रीगेट करते हैं तो ये 40 मिलियन यानी 4 करोड़ रुपए बन जाते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी 7E के लिए कि 2.5 करोड़ या 25 मिलियन से ऊपर जो भी आपकी कैपिटल एसेट्स की फेयर वैल्यू होगी उसके ऊपर 5% आपको डीम्ड इनकम चार्ज होगी, वो आपकी डीम्ड इनकम कहलाएगी। तो डीम्ड इनकम 5% जो 40 मिलियन की बन रही है 2 मिलियन। इस 2 मिलियन के ऊपर 20% टैक्स है जो डिवीजन 8C है, वो फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से उसके से आपको उस पर टैक्स चार्ज होगा, जो कि 4 मिलियन बनता है यानी 0.4 मिलियन बनता है, जो कि है 4 लाख रुपए। ये अगर आप यूं भी देख लें तो अगर ये 4 लाख को 40 मिलियन पे आप करें तो ये 1% ऑफ द फेयर वैल्यू बनता है। ये जो आईसीएमए के स्टूडेंट्स हैं जो इस मतलब, क्योंकि हॉट टॉपिक है टैक्स के लिए, अगर ये कैलकुलेशन में एग्जामिनर पूछता है तो मे बी वो ये ना पूछे कि टैक्स 20% लागू होगा, वो ये भी दे सकता है एमसीक्यूज वगैरह में कि 1% ऑफ द फेयर वैल्यू, तो वो ट्रू होगा क्योंकि 5% होता है 2 मिलियन। अगर 2 मिलियन को 20 में 1% आप देखें तो वो 4 लाख रुपए बनता है, यानी जो टोटल वैल्यू का 1% आपका वो हो टैक्स बन जाएगा एज पर लो 20% ऑफ डीम्ड इनकम। और दूसरे लफ्जों में हम कहें कि 1% ऑफ द फेयर वैल्यू, ये आपका टैक्स बन गया, यानी 4 लाख रुपए आपका टैक्स बन गया 0.4 मिलियन। ना तो ये एडजस्टेबल है और ना ही ये रिफंडेबल है। ये अंडर सेक्शन 8 में ये कहा गया है कि ये फाइनल टैक्स है, वंस आप इसको एनुअली पेड करेंगे इसके आपको किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ आपने टैक्स इनकम डिक्लेयर करके टैक्स डिडक्ट करना है और इसे एफबीआर में सबमिट करा देना है। इस पे आपको किसी किस्म का कोई फर्दर बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मैं, क्योंकि अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है रिटर्न्स का, वरना अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ गाइड कर देता हूँ कि जब आप IRIS में जाएंगे, डिक्लेरेशन में जाएंगे और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन डीम इनकम अंडर सेक्शन 7E में जाएंगे तो उसमें एक शीट आती है। उस शीट के अंदर जो दिया हुआ होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दूं कि उसमें कोड 7100 है, वहां से ही शुरू होता है। सबसे पहले इसमें एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस का जिक्र है, फिर उसके बाद फार्म हाउस है 7101, फिर देन 7102 पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है, 7103 कोड पे कमर्शियल प्रॉपर्टीज है और 7104 पे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा 7105 कोड पे इन्होंने दिया हुआ एनी अदर इमूवेबल कैपिटल एसेट्स अगर कोई हैं इनके अलावा, तो वो आप इसमें जिक्र करेंगे। हर कोड में जाके आपको ऐड प्रॉपर्टी करनी पड़ेगी। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए ऐड प्रॉपर्टी करने से पहले। एक तो पहले आपको कॉस्ट या डिक्लेयर्ड वैल्यू जो आपने एफबीआर को डिक्लेयर की है, जिसमें आपने जो भी आपने जिस कीमत में इसको खरीदा वो मेंशन करनी है। देन उसके बाद जो आपको वो मार्केट वैल्यू का आएगा कि फेयर मार्केट वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसमें होता ये है कि जब आप IRS पे करेंगे तो जितनी भी प्रॉपर्टी चाहे वो एक्सक्लूड है या इंक्लूड है सब आप ऐड करेंगे, वन बाय वन ऐड करते जाएंगे। तो जब आप ऐड के लिए, जैसे फर्स्ट के लिए आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ऐड करते हैं तो सबसे पहले वो मेजरमेंट यूनिट पूछेगा कि भाई कनाल में स्क्वायर फीट स्क्वायर यार्ड या कौन सा मेजरिंग आपका यूनिट है। तो आप पहले आप वो सेलेक्ट करेंगे कि कनाल है, अगर जैसे पंजाब साइड वगैरह पे कनाल वगैरह यूज होता है, कराची में ज्यादातर स्क्वायर फीट स्क्वायर यार्ड को हम तरजीह देते हैं। उसके बाद आपको उसका एरिया देना होगा कि कितना है। फर्ज करें आपने, मैं कराची की बात करता हूँ कि आपने स्क्वायर यार्ड दिया है तो 500 स्क्वायर यार्ड है, 1000 स्क्वायर यार्ड है, तो आपको वो एरिया देना पड़ेगा। फिर उस पूरे जो भी प्रॉपर्टी है
उसकी लुकिंग कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा, शहर का नाम, जैसे मैंने कराची का जिक्र किया, कराची डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जैसे मलीर में है या डिस्ट्रिक्ट साउथ में है, सेंट्रल में, जो भी डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट का जिक्र करेंगे। उस जिक्र करने के बाद वो आपसे ये पूछेगा कि आइदर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो अंडर सेक्शन सब सेक्शन 2 या सब सेक्शन 3 के तहत एक्सक्लूड तो नहीं है, यस या नो। अगर आप इसको कहेंगे यस के एक्सक्लूडेड में भी, जैसे आपकी एक ही प्रॉपर्टी है तो यस करेंगे, तो नीचे आपसे रीजन पूछेगा, तो जब रीजन के आप कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये सारी चीजें जो पिछले मैंने एक्सक्लूड में आपको वन बाय वन रीजन बताया कि एक घर है या ओन बिजनेस है या शौदा के हैं या वॉन्डेड पर्सन है या ऑन सर्विस डाइट वाला कोई इश्यू है या रेंटेड प्रॉपर्टी ऑलरेडी है जिसका टैक्स पेड हो चुका है या 236 के थ्रू टैक्स पे कर चुके हैं, या फिर लोकल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी जो भी है, या फिर इसके साथ जो भी ये सारे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन, उसमें वो आपको एक रीजन क्लिक करना पड़ेगा। जब आप रीजन क्लिक करेंगे उसके बाद वो आपसे दो चीजें पूछेगा। ओके क्लोज करने से पहले एक साइट पे आपको एक उन्होंने लिंक दिया हुआ है कि अगर आपको उन्हें जो प्रॉपर्टी अभी इसमें ऐड की है उसके लिए आप एफवीआर की जो वैल्यूएशन है वो एक्सेल की शीट डाउनलोड करें। आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल की शीट खुल जाएगी, वहां से आप पर स्क्वायर फीट या आपके एरिया की जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूएशन लें, वैल्यूएशन लगाएं और फिर मेन पेज पे आ जाए। मेन पेज पे पहले आप कॉस्ट लिखेंगे उस प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। जैसे फिर रेसिडेंशियल था तो उसके नीचे ही वो ऐड हुई भी होगी कि आपने लिखा हुआ है, फर्ज करो कि मेरा 500 गज का घर है मलीर के अंदर, तो मलीर के अंदर आपका घर ऐड हुआ होगा। आप पहले उसकी कॉस्ट या डिक्लेरेशन वैल्यू, मिसाल के तौर पर आप उस घर की को आपने उसमें लिखा है कि वो है तकरीबन 80 लाख रुपए की, 0.8 मिलियन का आपने उसका है ना, 80 लाख 8 मिलियन का आपने उसकी कॉस्ट लिखा दी हुई है या डिक्लेयर्ड वैल्यू दी हुई है। जब आप उसको फेयर वैल्यू में जाते हैं, मार्केट जो वैल्यू है एफबीआर के हिसाब से, मिसाल के तौर पर वो 1 करोड़ रुपए का है, तो आप उसको 1 करोड़ रुपए के आगे लिखेंगे जो वैल्यू होगी, तो वो हर चीज को ऐड ऑन करते रहेगा। जब भी है जिसमें भी आप उसमें जाएंगे कि एक्सक्लूड, अगर ये एक्सक्लूड है तो वो बाकायदा दोनों चीज दिखाएगा। टोटल आपकी कैपिटल एसेट्स की वैल्यू दिखाएगा। इसके बाद नीचे एक उन्होंने और ऑप्शन दिया हुआ है कि 7,107 में के टैक्स टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स का उन्होंने दिया टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7E के। अगर ये ऊपर आपने एक्सक्लूडेड वाली चीज डाली है तो वो उसको 7E में नहीं लेगा। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है जिसमें आप एक्सक्लूडेड में नो करेंगे तो वो फिर वो सारी चीजें आपकी करेगा और सबका जो भी टोटल बनेगा उसका वो फिर 20% वो आपका पहले 5% आपको उसमें एक कॉलम दिया हुआ है, उसके अंदर भी आप नीचे जाएंगे तो वो 7,108 में वो टोटल डीम्ड इनकम आ जाएगी अंडर सेक्शन 7E। और फिर आखिर में टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन, इसका जो कोड है वो है 923183। ये इनका कोड होते हैं, टैक्स कोड है एफबीआर के। उस कोड के हिसाब से उधर आपको वो टैक्स कैलकुलेट अमाउंट आ जाएगी। उस अमाउंट को आप क्लिक करेंगे, आपको बाकायदा चालान उसका प्रिंट हो जाएगा। वो प्रिंट करके आप नेशनल बैंक या ऑनलाइन प्रोसेस तरीके से, जिस तरीके से भी आप चाहें उसको आप उस चालान को भरें और ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करें तो वो आपका टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं कि अगर जो भी एक्सक्लूडेड, इसके अलावा मैंने ये सामने दिए हुए कि 3 प्रॉपर्टी मजीद एक पर्सन की मैंने दी है जिसकी फेयर एफबीआर की वैल्यू 1 करोड़, एक शॉप की 1 करोड़ 80 लाख और एक अपार्टमेंट की 1 करोड़ 20 लाख, टोटल 4 करोड़ की टोटल मालियत हुई इसकी, जिसका डीम्ड इनकम 5% बना आपका 20 लाख रुपए। 20 लाख पे 20% टैक्स जो बना वो बना 4 लाख रुपए, 0.4 मिलियन, यानी जो कि 1% ऑफ द फेयर वैल्यू जो थी वो 4 करोड़ का 1% 4 लाख ही होता। आप कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं। तो ये सिंपल और आसान तरीका था जिसमें डीम्ड इनकम मैंने कोशिश की है समझाने की। और एक दफा फिर, क्योंकि ये फाइनल टैक्स है, अंडर सेक्शन 8 का मैं हवाला दे रहा हूँ, उसमें बाकायदा अंडर सेक्शन 8 है ही, इसमें दिया कि कौन कौन के सेक्शंस है जो उनके उन पे जितना भी टैक्स कटेगा वो फाइनल टैक्स होगा। तो इसमें 7E का भी जिक्र है कि ये फाइनल टैक्स है। तो ये बिल्कुल पूरी कोशिश थी कि आपको निहायत आसान तरीके से ये समझा जाए। इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह मेरी अब अगली कोई जूम पे कहीं मेरा कोई लेक्चर हुआ तो मैं लाइव आपको IRIS पे इसको जो डिक्लेरेशन है इसको भर के बताऊंगा कि किस तरह प्रॉपर्टी अंदर ऐड करते हैं और किस तरह उसकी कैलकुलेशन होती है और किस तरह
मेन चालान बनता है, या फिर मेरे किसी क्लाइंट ने मुझे परमिशन दी कि उनका डेटा शेयर कर सकूं, तो मैं फिर इसी तरह कोई प्रेजेंटेशन में, क्योंकि इसमें ये होता है कि किसी भी क्लाइंट की क्योंकि प्रॉपर्टी का सवाल है, तो वो सारी वैल्यूज में उनका एड्रेस वगैरह हर चीज़ उसके अंदर शो होती है, तो बगैर किसी की परमिशन के मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लिहाजा एक बिल्कुल आसान सी कोशिश की ये आईसीएमए के स्टूडेंट्स या जो भी टैक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ये एमसीक्यूज में या कैलकुलेशन के लिए ये बड़ा आसान है। अगर वो इस एग्जाम्पल से मदद लेके कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएगा। अब इसके बाद जो अब हमारा लास्ट चौथा हिस्सा रह गया डेफिनेशंस का, तो फिर उस पर चलते हैं, उस पर मज़ीद बात करते हैं। लेट्स डिस्कस द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है वो डेफिनेशन से मुतालिक है। सेक्शन 7 में दो डेफिनेशंस का जिक्र किया गया है, एक है कैपिटल एसेट्स और दूसरा है फार्म हाउस। सबसे पहले हम कैपिटल एसेट्स को देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 7 कैपिटल एसेट्स से मुराद हर किस्म की प्रॉपर्टी है जो भी कोई पर्सन ओन करता है, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो या ना हो। हर किस्म की प्रॉपर्टी है, आइदर वो एग्रीकल्चर लैंड हो, फार्म हाउसेस हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या किसी किस्म की इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो। कोई भी किस्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट्स का नाम दिया गया है सेक्शन 7 में। इसमें क्या वो एक्सक्लूडेंट भी शामिल है कि जो जो कैपिटल एसेट्स में शामिल नहीं है, इसमें नंबर एक है कि किसी भी किस्म का स्टॉक इन ट्रेड है या कंज्यूमेबल स्टोर्स है, रॉ मटेरियल है, या कोई भी आपकी इन्वेंट्री है, किसी किस्म की बिजनेस इन्वेंट्री है, वो 7 के तहत तो कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं होगी। नंबर दो, एनी शेयर, स्टॉक्स या सिक्योरिटीज, किसी किस्म की आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई बॉन्ड्स लिए हुए हैं या किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो भी किसी उनको भी कैपिटल एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कैपिटल एसेट्स के जुमरे में नहीं आएंगे। और नंबर 3 में वो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज, एनी प्रॉपर्टीज जो अंडर सेक्शन 7, अंडर सेक्शन 22 या अंडर सेक्शन 24 यानी डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जिन पे कि जिनको मराद हासिल हुई, जिस पर डेप्रिसिएशन आपको अंडर सेक्शन 22 के तहत जिन प्रॉपर्टीज पे आपको डेप्रिसिएशन डिडक्शन के क्या आपको मिलती मराहत मिलती है या अमोर्टाइजेशन की मराहत अंडर सेक्शन 24 के तहत मिलती है, वो प्रॉपर्टीज भी कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं होगी। और जो लास्ट पॉइंट 4 में वो ये कहता है कि किसी भी किस्म की मूवेबल एसेट्स जो कि मेंशन नहीं है 1 2 3 में, मेंशन है इसके अलावा भी कोई भी अगर मूवेबल एसेट्स हैं तो वो कैपिटल एसेट्स का हिस्सा नहीं होंगे। तो लिहाजा इन शॉर्ट एंड स्वीट कि भाई किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या ना हो, वो कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। इसके अलावा कोई भी चीज कैपिटल एसेट्स के जुमरे में नहीं आएगी। दूसरी जो मेन डेफिनेशन है वो फार्म हाउस की है। इसमें इन्होंने फार्म हाउस को कुछ इस तरह तारीफ बयान की कि अगर कोई भी ऐसा हाउस, ऐसी जगह जो कंस्ट्रक्टेड हो जिसका टोटल मिनिमम जो एरिया होगा वो 2000 स्क्वायर यार्ड होगा, और इसका जो मिनिमम कवर्ड एरिया जो है उसमें 5000 स्क्वायर फीट पे अगर कोई रिहायशी घर या रिहायशी यूनिट बना हुआ है तो वो फार्म हाउस के जुमरे में आता है। इसलिए इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर मिसाल के तौर पर कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा रिहायशी यूनिट है और हर रिहायशी यूनिट जो है उसका जो एवरेज जो एरिया है कंपाउंड का वो 2000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है, तो हर रिहायशी यूनिट को हम सेपरेट फार्म हाउस काउंट करेंगे। तो ये फार्म हाउस की डेफिनेशन और कैपिटल सिटी जो डेफिनेशन थी वो इन्होंने जो 7 में दी गई थी वो बता दी। फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन नहीं दी थी, लेकिन मैंने इसको अपने तौर से आपको एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि जो पूरा सेक्शन 7 आपको बहुत आसान और बिल्कुल सही तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश रंग लाएगी। आखिर में आप सबका शुक्रिया जो आपने इतना मुझसे ये मालूमात के लिए मैं अपना कीमती वक्त
मेरे लिए निकाला। और आखिर में आप मेरा इंट्रोडक्शन जो सर्विसेज मैं ऑफर करता हूँ उस सर्विसेज के बारे में, और आखिर में आपको सबसे लास्ट स्लाइड पे वीडियो के सबसे आखिर में आपको मेरा एड्रेस, मेरा जो जो है आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल्स और दूसरे जो चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं उनकी डिटेल मिल जाएंगी। बराए करम अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, जो भी इस सिलसिले में या कोई भी क्वेरी हो, आपको इस सिलसिले में कुछ पूछना हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, बाया व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू। टेलीफोन कॉल के थ्रू ना कीजिएगा क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से कॉल हो सकता है ना भी अटेंड की जाए, लेकिन व्हाट्सएप वॉइस कॉल, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल के थ्रू या किसी भी जो दूसरे चैनल हैं लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम या उसके ऊपर आप मैसेजेस में जाके अपनी कोई भी क्वेरी वगैरह वो शेयर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप लोग को मैं टाइमली रिप्लाई कर सकूं। एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़।